वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हाय, मैं सब शुभजीत ठाकुरा। आप सभी स्टूडेंट मेरे को जानते हैं क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू क्रैक एनएफएल एग्जाम। एनएफएल रिटन एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, तो उसमें मैं सबसे पहले डिस्कशन किया था कि इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब हो सकता है, इसका एडमिट कार्ड कितना दिन का अंदर आ सकता है। तो उसमें मैं अच्छा से क्लियर कर दिया था कि इसका एग्जाम डेट एक महीने के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2019 एनएफएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी बताया था, उसका अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आ गया है। तो इसका एग्जाम डेट है 3 फरवरी, मतलब लास्ट 2 दिन बाकी हैं। तो इसका तो एग्जाम होने से पहले कैसे प्रिपरेशन करना है, लास्ट मिनट टिप्स क्या होगा, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। हाउ टू क्रैक एनएफएल एग्जाम, ये वाला वीडियो से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है स्टूडेंट का तरफ से। तो बहुत ज्यादा कमेंट आया है, तो सबसे ज्यादा कमेंट आया है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए। तो शायद आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया कि आज का टॉपिक क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं यही आप लोगों को बताऊंगा कि एनएफएल का कोई भी ऑफिशियल पेपर नहीं मिलता है, कोई भी ऑफिशियल किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग का टाइम जब सिलेक्शन हुआ था, जस्ट एग्जाम दिया, तो उसका बाद 1-1.5 महीना बाद हम लोग का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। कोई भी पेपर या मार्क्स हम लोग को या काट ऑफ हम लोग को बताया नहीं गया था। तो यही सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होगा। तो 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट मेरे को एक लिंक भेजा था यूट्यूब का, तो उसमें बोला कि ये चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा है। तो हम भी देखा जाके, तो देखने के बाद देखा कि वो वाला एडिटिंग वाला है, पूरा पूरा एडिटिंग करके वो एनएफएल का जस्ट ऊपर में लोगो लगा दिया और मार्क्स भी दिखा रहा। वैसे मार्क्स एनएफएल में कभी नहीं दिखाता, पेपर भी किसी को नहीं देता है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है कि मिक्स क्वेश्चन आएगा, जो 100 क्वेश्चन होगा वो मिक्स क्वेश्चन होगा, मतलब जो फीटर टर्नर मैशिनिस्ट इलेक्ट्रिशियन डीजल मैकेनिक जो जो ट्रेड का वैकेंसी है वो सभी ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, या अलग अलग ट्रेड का अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो जस्ट नॉर्मल से क्वेश्चन है, जब वैकेंसी अलग अलग है, फीटर का 6 वैकेंसी मान लीजिए, और डीजल मैकेनिक के सोचिए कि 8 वैकेंसी जब अलग अलग है तो क्वेश्चन पेपर मिक्स कैसे आ सकता है। जनरल नॉलेज काम नहीं कर रहा है। तो एक वही चैनल बताया था कुछ दिन पहले कि मिक्स क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिशियन से, मतलब जो पेपर होगा 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से मिक्स क्वेश्चन आएगा, फिटर भी रहेगा, टर्नर भी रहेगा, जो भी ट्रेड के वैकेंसी डीजल भी रहेगा, इलेक्ट्रिशियन भी रहेगा। वही चैनल बताया था। और अभी वो जो सॉल्व करा रहा है क्वेश्चन पेपर, फिर वो इलेक्ट्रिशियन का थ्योरी सॉल्व करा रहा है, मतलब डोमेन जो 100 क्वेश्चन है सॉल्व करा रहा है, उसमें टोटली 100 क्वेश्चन को दिखा रहा है। तो वो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन है, तो कैसे अब इलेक्ट्रिशियन का 100 क्वेश्चन हो रहा है। तब बोला था कि मिक्स क्वेश्चन आएगा सभी ट्रेड से। अभी इलेक्ट्रिशियन का 100 क्वेश्चन, जो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन दिखा रहा है, तो ऐसे ऐसा कैसा हो सकता है। तो आप लोगों को जो भी कुछ बोल रहा है वो भी आप लोग मान ले रहा है। आप लोग को ये दिमाग लगाना है, जब वैकेंसी अलग अलग है, फिटर डीजल मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी अलग अलग है, तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगर आईओसीएल का बात करते हैं, आईओसीएल में क्या होगा, इसमें वैकेंसी टोटल वैकेंसी आया है और सभी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा, सभी ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें कैसे हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो जो भी बोल रहा है एडिटिंग करके आप लोग को क्वेश्चन दे रहा है, मतलब आप लोग को क्वेश्चन मिलना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं रहता जितना अभी एडिट करके वो दिखा रहा है। तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना चाहिए कि एनएफएल का कोई भी पेपर नहीं मिलता है। तो आज का जो पेपर मैं डिस्कस करूंगा वो टोटली मेमोरी बेस्ड पेपर होगा। जितना मेरा याद है उसका हिसाब से मैं आज का पेपर बनाया हूँ। 100 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 40 क्वेश्चन है। और इसका लास्ट में, क्लास का लास्ट में मैं बता दूंगा मैथ का कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है या आएगा, और रीजनिंग का कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का पल पल का अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा टोटल 40 क्वेश्चन बोर्ड में मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, फिर भी आप लोग पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। और वीडियो में मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले सभी स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद आप लोग कमेंट में ये मत लिखिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं कि कोई भी ऑफिशियल पेपर नहीं मिलता। जितना मेरा याद है उसका हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाया हूं। ऐसा होता तो मैं 100 क्वेश्चन का ही बना देते हैं। 40 क्वेश्चन जो भी याद था
और एक मेरा एम्प्लॉय जहां पे मैं अभी काम करता हूं, उसका भी एनएफएल में सिलेक्शन हुआ था, उसका साथ मैं डिस्कस करके टोटल 40 क्वेश्चन में बनाया हूं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो अभी डिस्कस करूंगा मैं टोटल 40 क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आप लोग को ये बात याद रहना चाहिए, एनएफएल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर टेक्निकल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। टेक्निकल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, उसमें काट ऑफ बनता है, ज्यादातर स्टूडेंट से वो वाला नहीं बनता है। तो उसमें क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं टैप ड्रिल साइज कैसे देता है, हम लोग जानते हैं मेजर डायमीटर 2 into डेप्थ। ठीक है, हम लोग ये मेट्रिक में निकाल देते हैं, लेकिन एनएफएल जो देता है वो टोटली इंच में दे देता है। तो इंच में अगर अभी किसी को स्टूडेंट को हम सॉल्व करने देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन आता है, ज्यादातर कैलकुलेशन आता है इंच सिस्टम से। ठीक है, तो आप लोग को ये बात याद रहना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन अभी भी आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आप लोग इंच से देखिए और मेट्रिक दोनों से ही देख लीजिए। ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर BSW 3/4 इंच टैप। तो सबसे पहले जानना चाहिए टैप क्या है। टैप होता है एक काटिंग टूल। ठीक है, वो क्या करता है, इंटरनल थ्रेड को काटता है। ठीक है, कोई भी अगर सोच लो एक होल है, मतलब एक होल बना है, तो इसमें इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप यूज होता है। टैप 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, थर्ड टैप। पहले जानना है टैप किस मटेरियल से बनता है। टैप बनता है HSS, हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनता है, और ये टोटली हार्डेंड होता है और ग्राउंड होता है। ठीक है, और टैप का फ्रंट जो पोर्शन होता है ना, वो चैम्पर होता है। चैम्पर क्यों होता है, जब होल के अंदर घुसेगा तो ये टोटली अलाइन रहेगा, और स्टार्टिंग ऑफ द टैप मतलब बहुत वो अंदर चला जाएगा तो टैप टोटली अलाइन हो सकता है। ठीक है, और ये जो चैम्पर कटा है ना, तो ये चैम्पर अगर कटा रहेगा तो क्या होगा, होल के अंदर इजीली वो चल जाएगा। ठीक है, फ्रंट पोर्शन इजीली चल जाएगा। तो ये होता है टैप का यूज। और फास्ट टैप का नाम क्या होता है, फास्ट टैप का नाम होता है टैपर टैप, टैपर टैप। सेकेंड टैप का नाम होता है इंटरमीडिएट टैप, इंटरमीडिएट टैप। और थर्ड टैप का नाम होता है बॉटोमिंग टैप या प्लाग टैप। ठीक है, तो इन तीनों टैप का आप लोगों को नाम याद रखना चाहिए। और टैपर टैप में कितना एंगल होता है, चैम्फर का 4 डिग्री होता है, इसमें 4 डिग्री एंगल रहता है। और इंटरमीडिएट टैप में रहता है 10 डिग्री, और बॉटमिंग टैप में रहता है या प्लाग टैप में रहता है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये था टोटल टैप का डिटेल्स। तो इसमें बोला है टैप ड्रिल साइज। तो टैप सोच लो एक कंपोनेंट है, ऐसा एक कंपोनेंट है। तो इसमें अगर हम लोग को थ्रेड काटना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक होल बनाना पड़ेगा। तो उस होल को क्या बोलते हैं, तो होल हम लोग बनाते हैं कैसे, ड्रिल का मदद से बनाते हैं। ड्रिल भी हाई स्पीड स्टील से बनता है, तो ड्रिल का मदद से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो टैप करने से पहले जो ड्रिल हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैप ड्रिल साइज, TDS। ठीक है, तो टैप ड्रिल साइज का साइज क्या हो जाएगा वही पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 7/8 इंच इंटू D माइनस 1/32। ठीक है, तो 7/8 मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 7/8, और D का वैल्यू क्या है, D बोला है 3 into 4, 3/4। ठीक है, माइनस 1/32। ओके, तो इसका साथ इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो 21/32 आ जाएगा, और 1/32 तो क्या आ जाएगा, 32 LCM 21 माइनस 1 तो 20/32 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन को सही कर लेना है। सिर्फ आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना है, टैप कैलकुलेशन पूछ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आया था उसका बेसिस पे मैं क्वेश्चन बनाया हूं। ठीक है, तो इसका बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग को मैं स्क्रीन में दिखाएगा, जब वीडियो देखेंगे तो स्क्रीन में दिखाएगा, मैं आप लोग को जस्ट रीड करके बताता हूं। ठीक है, बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रोड्यूस ए हार्ड सरफेस ऑन द लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील जो होता है उसका, लो कार्बन स्टील का ऊपरी सतह को कठोर बनाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए लो कार्बन स्टील क्या होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील को बोलते हैं LCS। लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम होता है माइल्ड स्टील। ठीक है, इसका बाद होता है मीडियम कार्बन स्टील, इसका बाद होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कार्बन कॉम्पोजिशन जानना चाहिए, कार्बन कितना परसेंटेज रहता है। लो कार्बन मतलब कार्बन परसेंटेज कम रहेगा, तो इसका रेंज होता है 0.15 से 0.3%। ठीक है,
तो ये जो माइल्ड स्टील होता है ना, ये लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम होता है माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का और एक भाग होता है जो होता है डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, तो डेड माइल्ड स्टील का कार्बन परसेंटेज मतलब बहुत ही कम रहता है। तो उसमें कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, तो ये जो लिखा था 0.05 होगा। ठीक है, तो 0.05 से 0.15 होगा। ठीक है, तो डेड माइल्ड स्टील का कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, 0.05 से 0.15%। लो कार्बन स्टील का रहता है 0.05 से 0.3% टोटल। मतलब आप लोग बता सकते हो लो कार्बन स्टील का टोटल ही बता सकते, नहीं तो आप लोग ए भी बता सकते 0.15 अगर ऑप्शन में रहेगा 0.15 से 0.3% ए भी होगा। ठीक है, तो ये टोटल रेंज है, आप लोग को याद रहना चाहिए। माइल्ड स्टील का और मीडियम कार्बन स्टील का क्या हो जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील का हो जाएगा 0.3% से 0.7% तक। ठीक है, 7 या 6% तक। और हाई कार्बन स्टील का होता है 0.7% से 1.7% तक। ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो लो कार्बन स्टील मतलब बहुत ही कम कार्बन परसेंटेज रहता है। हम लोग जानते हैं जिस भी मटेरियल में कार्बन परसेंटेज कम रहेगा वो सॉफ्ट होगा, और जिसमें ज्यादा रहेगा वो बहुत ज्यादा कठोर होगा, हार्ड होगा। और जितना ज्यादा हार्ड होगा वो उतना ही ब्रिटल होगा, मतलब भंगुर ज्यादा होगा। थोड़ा सा भी मतलब हाथ से गिर जाए तो टूट जाएगा। ठीक है, या शॉक या वाइब्रेशन लगेगा तो टूट जा सकता है। तो माइल्ड स्टील का या लो कार्बन स्टील का जो ऊपरी सतह होता है वो भी नरम होता है, टोटल ये नरम होता है। तो कोई भी कंपोनेंट अगर हम लोग बनाने जाते हैं, जैसे गेज वगैरह बनाने जाते हैं, तो उसमें अगर ऊपरी सतह अगर नरम रहता है तो क्या हो जाएगा, चोट वगैरह लग सकता है। तो चोट वगैरह लगने से बचाने मतलब स्क्रैच लग सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हार्ड सरफेस, हार्ड और वेयर रेजिस्टेंट सरफेस बनाना चाहिए, मतलब चोट वगैरह या स्क्रैचेस मार्क नहीं होगा, तो ऐसे सरफेस बनाना चाहिए। तो लो कार्बन स्टील का ऊपरी सतह को हार्ड और वेयर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोडाइजिंग। ठीक है, तो कार्बोडाइजिंग प्रोसेस आप लोग को याद रहना चाहिए, कार्बोडाइजिंग प्रोसेस या केस हार्डनिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसको केस हार्डनिंग या कार्बोडाइजिंग भी बोल सकते हैं। मतलब अगर ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा, अगर केस हार्डनिंग है तो केस हार्डनिंग हो जाएगा, नहीं तो कार्बोडाइजिंग है और ऑप्शन में तो कार्बोडाइजिंग हो जाएगा। तो इसमें कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, पहले 0.15% कार्बन रहता है। तो उसका कार्बोडाइजिंग या केस हार्डनिंग प्रोसेस करने के बाद कितना परसेंटेज कार्बन होता है, 0.9% कार्बन होता है। ठीक है, मतलब ये कार्बन परसेंटेज बढ़ गया है, और कार्बन परसेंटेज बढ़ गया मतलब क्या है, ऊपरी सतह हार्ड बन गया है। हार्ड बनेगा मतलब क्या, वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होगा, कोई भी स्क्रैचेस मार्क वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये अंदर से ये जो मटेरियल है ना अंदर से सॉफ्ट रह जाएगा और टफ रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद ही पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट सडन लोड ड्यूरिंग मेटल कटिंग इज टर्म्ड एज। मतलब कोई भी मेटल काट रहे कटिंग टूल, उसमें अगर सडन लोड होगा या वाइब्रेशन होगा, शॉक होगा, तो उसको रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है टफनेस प्रॉपर्टी। टफनेस उसको बोलता है। टफनेस मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा टफ होता है, उसमें अगर सडन लोड आएगा या कोई भी शॉक या वाइब्रेशन होगा तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, वो सॉफ्ट जो भी होता है ना वो टफ होता है, और जब ये हार्ड होता है वो बीटेड होता है। आप लोग को ये दोनों पॉइंट याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, व्हेन वेल्डिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जब वेल्डिंग प्रोसेस चलता है तब आर्क वोल्टेज इज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मतलब आर्क वोल्टेज का ऑर्डर क्या रहता है, आर्क वोल्टेज जो होता है ना, तो आर्क का तो वोल्टेज होता है, आर्क वेल्डिंग मतलब क्या, करंट से हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो उसका वोल्टेज का रेंज क्या होता है, उसका वोल्टेज का रेंज होता है 18 से 40 वोल्ट। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और एक चीज आप लोग को याद रहना चाहिए, जो आर्क वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर का ऊपर करंट रेंज डिपेंड करता है। कैसा होता है, जैसे अगर इलेक्ट्रोड का डायमीटर 1.6 होगा, 1.6 मिलीमीटर होगा, तब करंट रेंज क्या हो जाएगा, 40 टू 60 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट निमी का बुक में अवेलेबल है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो होता है 2.5 mm इलेक्ट्रोड के लिए कितना करंट रेंज होगा, ये होगा 50 टू 80 होगा। ठीक है, 50 टू 80 एम्पियर होगा। जो 3.2 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए करंट रेंज कितना चाहिए,
उसके लिए करंट रेंज चाहिए 90 टू 130, ठीक है। और जो होता है 4 mm के लिए, 4 mm के लिए कितना करंट रेंज चाहिए, 120 से 170 चाहिए, ठीक है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। और जो 5 mm के लिए होता है, 5 mm के लिए होता है 130 से 270, ठीक है। और जो 6 mm के लिए होता है, 6 mm के लिए होता है 300 से 400, ठीक है। तो 400 एम्पेयर होगा, सब यूनिट, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ये जो चार्ट है, तो ये होता है इलेक्ट्रोड का साइज के ऊपर करंट रेंज डिपेंड करता है और वोल्टेज भी डिपेंड करता है। तो वोल्टेज का रेंज आप लोग देख सकते हैं 18 से 40 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ डैश वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग हम लोग जानते हैं कि एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो वेल्डिंग में क्या होता है, थर्मिट जो वेल्डिंग होता है, हम लोग सुने हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग सुने हैं, आर्क वेल्डिंग सुने। तो थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग एक्सटर्नली हीट देते हैं। तो हीट देने के बाद क्या होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब अंदर बाहर से हम लोग हीट दे रहे हैं ना, इसीलिए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। और जो मेटल ऑक्साइड रहता है, मेटल ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम पाउडर का अंदर केमिकल रिएक्शन होने का बाद क्या होता है, वो जो मेटल रहता है पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद क्या होता है, वो दोनों मेटल ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है। और ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग ज्यादातर यूज होता है बड़ा बड़ा जो पार्ट्स होता है ना, जनरली यूज होता है जैसे रेलवे ट्रैक में यूज होता है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक में अगर ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन मतलब क्या है, पिघलना, ठीक है। तो पिघलने के बाद ये ज्वाइंट होता है। एक्सटर्नली हम लोग हीट देते हैं और एक्सोथर्मिक एक होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, इसका बीच में मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का बीच में होता है। उसका बाद मेटल पिघल जाता है और एक ज्वाइंट बन जाता है, ठीक है। तो हेवी पार्ट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, बोल रहा है स्पेल्टर इज एन एलॉय ऑफ टू नॉन फेरस मेटल। दो नॉन फेरस, फेरस और नॉन फेरस मतलब क्या है, जिसमें आयरन रहता है फेरस और जिसमें आयरन नहीं रहता नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो दो नॉन फेरस मेटल मिलके स्पेल्टर बनता है, उसका एलॉय होता है स्पेल्टर, ठीक है। तो उसका रेशियो होता है 1:1। तो वो दोनों नॉन फेरस मेटल का नाम क्या है? तो स्पेल्टर जो बनता है ना, स्पेल्टर SPELTR, ये ब्रेजिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, कॉपर एंड जिंक रहता है। कॉपर का और जिंक का रेशियो 1:1 होता है, ठीक है। तो हार्डर, और एक क्वेश्चन आता है, हार्डर फिलर मटेरियल फॉर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग के लिए हार्डर फिलर मटेरियल क्या यूज होता है, स्पेल्टर यूज होता है, ठीक है। आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, ए सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड ए फ्लैक्स फॉर सोल्डरिंग। मतलब सोल्डरिंग के लिए हम लोग जानते हैं फ्लैक्स यूज होता है। फ्लैक्स क्या होता है, फ्लैक्स होता है एक नॉन मेटेलिक मटेरियल, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते टाइम हम लोग फ्लैक्स को यूज करते हैं। तो फ्लैक्स के बिना हम लोग सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्डर फ्लैक्स का काम क्या होता है, फ्लैक्स का पर्पस क्या होता है, इट प्रिवेंट्स क्रोशन। जो क्रोशन रहता है ना, जंग होता है, तो जंग से मटेरियल को जो वेल्डिंग जो सोल्डरिंग सरफेस होता है, सोल्डरिंग सरफेस को बचाता है, ठीक है। और क्या करता है, इट रिमूव्स ऑक्सीडाइज फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस। मतलब सोल्डरिंग जो सरफेस है, सोच लो एक सोल्डरिंग सरफेस है, इसमें अगर जंग रहेगा तो उसको भी रिमूव कर देता है, और अगर ऑक्सीडाइज रहता है तो उसको भी रिमूव करता है, ठीक है। और क्या करता है फ्लैक्स, जो गली पिघला हुआ मेटल होता है तो इसको इजीली फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है। तो पिघला हुआ जो मेटल होता है तो उसको इजीली रिक्वायर्ड प्लेस में जहां पे जरूरी है उधर फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है। तो फ्लैक्स जो भी होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस किस के लिए यूज होता है, जैसे होता है आयरन, जिंक या गैल्वेनाइज शीट के लिए यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड फ्लैक्स यूज होता है आयरन, जिंक और गैल्वेनाइज शीट के लिए, ओके। और होता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड फ्लैक्स कहां यूज होता है, कॉपर शीट, ब्रास शीट, टीन प्लेट्स के लिए यूज होता है जिंक क्लोराइड फ्लैक्स। जिंक क्लोराइड फ्लैक्स कहां यूज होता है, कॉपर शीट, ब्रास शीट और टीन प्लेट्स के लिए, ठीक है। टीन प्लेट्स के लिए यूज होता है जिंक क्लोराइड फ्लैक्स। और एक यूज होता है एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड कहां यूज होता है, सोल्डरिंग स्टील।
स्टील का सोल्डरिंग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड यूज होता है। तो क्वेश्चन में बोला है जो हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड जो बोला है, तीनों जो फ्लैक्स है उसको मिला के एक जो कॉमन जो फ्लैक्स बनता है, तो कौन सा मटेरियल का फ्लैक्स का हिसाब से काम करता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, तो स्टेनलेस स्टील का सोल्डरिंग करते टाइम हम लोग को तीनों फ्लैक्स को मिला के एक फ्लैक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के लिए जो सोल्डरिंग यूज होता है वो होता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। और इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, द पर्पस ऑफ रिवेट सेट इन रिवेटिंग इज। तो रिवेट सेट का काम क्या होता है? जो रिवेट सेट होता है, सोच लो ऐसे एक रिवेट है, ठीक है, ऐसे रिवेट है, तो क्या करता है रिवेट सेट, ये इधर यूज होता है और दोनों प्लेट को क्लोजली मतलब नजदीक लेके आता है। रिवेट जब हम लोग इसका अंदर डाल दे है ना, इसका रिवेट जब डालते हैं तो एक साइड में तो हेड ऑलरेडी रहता है, तो इसका मतलब नीचे से डाल दिया है और इसमें क्या करता है, इसके बाद रिवेट सेट हम लोग यूज करते हैं, तो दोनों प्लेट को नजदीक लाने के लिए हम लोग रिवेट सेट यूज करते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है डॉली कहाँ यूज होता है? DOLLY, डॉली कहाँ यूज होता है? डॉली यूज होता है ये जो बना हुआ हेड है ना, इसको बचाने के लिए, मतलब जब भी हम लोग दूसरा साइड का जो हेड है बनाने जाते हैं तब इसका हैमरिंग करके बनाते हैं, तो इसमें डैमेज हो सकता है, इसीलिए एक सेम जैसा इस टाइप के एक कंपोनेंट होता है जिसका मदद से हम लोग उसको शेप को अच्छा से रख सकते हैं और इसमें चोट वगैरह कुछ नहीं लगता। ठीक है, उसको ओरिजिनल शेप ही रह जाता है, उसको बोलते हैं डॉली। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं डॉली। तो डॉली का काम होता है ये जो फॉर्म हेड है ना, तो उसको चोट लगने से या उसका फॉर्म बिगाड़ने से बचाता है। ठीक है, तो इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, एज पर BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फीड्स। जो लिमिट्स एंड फीड्स चैप्टर है बहुत ही अच्छा से मैं क्लियर कर दिया हूं, तो ये क्वेश्चन फिर भी कॉमन आया है, आप देख सकते हैं। देयर आर 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर सिंबल फ्रॉम। जो BIS सिस्टम में लिमिट्स एंड फीड्स होता है उसमें 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रहता है, तो उसका कैसे सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग जानते हैं जो BIS सिस्टम होता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, DARDS। आप लोग को याद रखना चाहिए, लास्ट में एस ऐड होता है। एक क्वेश्चन आया था इसरो में आया था इलेक्ट्रिशियन पेपर में, तो ज्यादातर स्टूडेंट स्टैंडर्ड कर दिया था, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका पहले भी क्लास में मैं बोल दिया था, तो मैं आज भी बता दिया हूं। तो BIS सिस्टम में जो टॉलरेंस होता है टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है, और जो फंडामेंटल टॉलरेंस और फंडामेंटल डिविएशन कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। और BSI सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है? फंडामेंटल डिविएशन होता है 21 और फंडामेंटल टॉलरेंस होता है 16। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, सबसे पहले एक क्लियर होना चाहिए। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है? BIS सिस्टम मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, हम लोग जानते हैं। तो उसको हम लोग कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग जानते हैं IT01, IT0, इसका बाद IT1, इसका बाद डॉट 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 IT16। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, IT2, IT3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं, ये दो ऐड हो गया। ठीक है, ये दो ऐड हो गया और 1 से 16 तक रहेगा, मतलब इधर 16 और इधर 2, मतलब टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये है टोटल फंडा। तो इसमें क्या होता है? IT01 से जो 5 होता है IT5, ठीक है, IT5 तक होता है गेजेस के लिए यूज होता है। ये जो टॉलरेंस है ये यूज होता है गेजेस के लिए। और IT6 से IT11 तक किसके लिए यूज होता है? फीड्स के लिए यूज होता है, FITS फीड्स के लिए यूज होता है। और IT12 से IT16 किसके लिए यूज होता है? ये होता है कोर्स के लिए, COS के लिए। ठीक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये है टोटल फॉर्मेट, आप लोग को याद रहना चाहिए कि ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। IT01, उसका बाद IT0 हो जाएगा, इसका बाद IT1 हो जाएगा। ठीक है,
ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इतना अच्छा से आप लोग को कोई भी क्लियर नहीं करेगा। आप देख सकते हैं डिजिटल वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी मैं लिख लिख के सॉल्व करा रहा हूँ। मेरा भी एफर्ट लग रहा है। अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जब आप लोगों की तरफ से कमेंट आएगा कि नहीं बहुत अच्छा क्लास हो रहा है, हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं और भी अच्छा से क्लास लेना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बोर्ड में लिख लिख के बता बता के एडिटिंग भी करना पड़ेगा, स्क्रीन में फोटो भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को देख रहे हो सभी स्टूडेंट जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद देख सकते हैं, इसका बाद जो क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएसएस। मैं पहले बता दिया एचएसएस ये जो होता है टैप बनता है, एचएसएस से ड्रिल बनता है। एचएसएस मतलब क्या, हाई स्पीड स्टील। तो इसमें कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा था, तो हम लोग जानते हैं 18:4:1, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन होता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, 18 रहता है टंगस्टन, टंगस्टन रहता है, और ये रहता है क्रोमियम, ठीक है, और ये रहता है वैनेडियम। ओके, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो टंगस्टन का और एक क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन को हम लोग जो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार टेक्निकल एग्जाम में आया है, ज्यादातर स्टूडेंट गलत किया है। टी से डिनोट कर देते हैं, टी इसका सिंबल नहीं होता, ये होता है डब्ल्यू, ठीक है। और क्रोमियम का होता है सीआर और वेनेडियम का होता है वी, ठीक है। आप लोग को याद रहना चाहिए। और आप लोग को ये याद रहना चाहिए हाई स्पीड स्टील में तो ये हो गया 18:4:1। और ये भी जानना चाहिए 2 से 5% रहता है कोबाल्ट रहता है, ठीक है। और इसमें 0.7% कार्बन रहता है। सब पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। एक एक चीज आप लोग को क्लियर करूंगा। और क्या होता है ये देख सकते हैं, जस्ट क्वेश्चन पेपर है, मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को दे दूंगा, कोई बात नहीं। और ये जो हाई स्पीड स्टील है इट कैन रेजिस्ट अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड हीट, मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड हीट तक ये इसको रेजिस्ट, मतलब ये खुद को रेजिस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हीट हो जाएगा तो ये धीरे धीरे इसका मतलब ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसेस मोस्ट ऑफ द फोर्जेबिलिटी ऑफ स्टील। कोई भी स्टील का स्टील या जो भी हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील का फोर्जिंग करने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो क्या होता है, किसका ऊपर डिपेंड करता है फोर्जिंग। तो डिपेंड करता है कार्बन परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कार्बन परसेंटेज अगर ज्यादा होगा, मैं पहले आप लोगों को बता दिया, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगा। जब हम लोग हैमर से मारेंगे तब क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो आप लोग को ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि ओनली 1.7% तक कार्बन जिस मेटेरियल में रहेगा वही फोर्जेबल होगा। उससे ज्यादा अगर कार्बन परसेंटेज रहेगा तो वो फोर्जेबल नहीं होगा, उसको हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बन परसेंटेज हो जाएगा, वो टूट सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके बाद ए नॉट हैविंग रेज्ड हाइट एंड स्लॉट्स ऑन द रेज पोर्शन इज कॉल्ड। एक नाट बोल रहा है, तो एक नाट है, ऐसे नाट है, ऐसा नाट है, ठीक है, ऐसा नाट है, ऐसे नाट है। तो इसमें ऊपर परसेंटेज, ऊपर पोर्शन में क्या बोल रहा है, ऊपर पोर्शन में सिलिंड्रिकल होगा। बोल रहा है कि नाट होता है उसका ऊपर पोर्शन थोड़ा सा मतलब ऊंचा होता है। तो ऊंचा मतलब क्या है, इसमें एक सिलिंड्रिकल पार्ट रहता है, ठीक है। तो नीचे जो होता है हेक्सागन होता है, हेक्सागन नाट हो, तो ऊपर में सिलिंड्रिकल एक पार्ट होता है जिसमें स्लॉट काटा रहता है, ठीक है। तो इधर से बोल्ट इधर ऊपर जाएगा, ठीक है, और इधर से जो पिन होता है इधर हम लोग ये जो स्लॉट रहता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन में सिलिंड्रिकल पोर्शन में, उधर स्लॉट में हम लोग स्प्लिट पिन को अंदर डालते हैं। तो क्या होता है जब हम लोग इस ये नाट को बोलते हैं कैसल नाट, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे बोल्ट है तो इसका ऊपर अगर हम लोग ये नाट को लगा दिया है, तो टाइट करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर से ये जो स्लॉट है, ये बोल्ट का अंदर एक होल रहेगा, तो बोल्ट के अंदर होल में एक स्प्लिट पिन घुसाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट पिन को उसके बाद बंद कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जब वाइब्रेशन होगा, शॉक वाइब्रेशन या सडन लोड होगा, तब वो वाइब्रेशन की वजह से वो खुलेगा नहीं, और वो तो स्लैकनेस हो सकता है ना, लूज हो सकता है। तो इसमें अगर स्प्लिट पिन डाल देंगे तो वो लूज नहीं हो सकता, वो घूम नहीं सकता, उसमें स्प्लिट पिन अंदर डाला हुआ है। इसीलिए आप लोग को टोटली फिगर देखना चाहिए, फिर से मैं बनाता हूं। एक नाट ऐसा होता है, एक हेक्सागन नाट होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे होता है और इसमें एक सिलिंड्रिकल पार्ट रहता है।
तो इधर से सोच लो एक ये जो बोल्ट, ये तो नाट है, कैसे नाट है, इधर एक सोच लो एक बोल्ट है, तो बोल्ट में सोच लो इधर है और इधर स्प्लिट पिन को अंदर बोल्ट में भी एक होल रहेगा, तो इधर से सिलिंड्रिकल पार्ट में भी एक स्लॉट रहता है, तो इधर से स्प्लिट पिन को हम लोग डाल दिए हैं, तो इधर से डालने के बाद इसको लॉक कर दिए, तो क्या होगा, ये तो टाइट हो गया, कैसे ना, तो पहले से टाइट है, और ये अगर वाइब्रेशन की वजह से खोलने चाहेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने जाएगा तो घूम नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्प्लिट पिन डाला हुआ है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, द डेप्थ ऑफ बीए स्क्रू थ्रेड इज, ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड का डेप्थ क्या होता है, तो अलग अलग थ्रेड का अलग अलग डेप्थ होता है, एंगल होता है, तो बीए मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6 इंटू पिच। ठीक है, अगर इसका एंगल पूछेगा तो एंगल हो जाएगा 47.5 डिग्री। ठीक है, तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कहाँ यूज होता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है और इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, और बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो जो BIS होता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड का जो थ्रेड होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड में होता है, डेप्थ होता है 0.6134 इंटू पिच होता है। ठीक है, और इसका एंगल होता है 60 डिग्री मेट्रिक सिस्टम में। ठीक है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की इज सब्जेक्टेड टू, जो की होता है ना, की होता है क्या, जो साफ्ट होता है और हाफ होता है, ये हाफ होता है और साफ्ट होता है, तो इसका अंदर जब जाता है तो इस बीच में साफ्ट और हाफ का बीच में एक छोटा सा की हम लोग रेक्टेंगुलर या सेमी सर्कुलर एक की हम लोग डालते हैं, तो क्या करता है, टॉर्क को ट्रांसमिट करने में वो मदद करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सीआर रहता है, इसमें कौन सा स्ट्रेस रहता है, इसमें रहता है सीआर स्ट्रेस। ठीक है, मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। ठीक है, फोर्स बटा एरिया, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस रहता है, इसमें स्ट्रेस रहता है सीआर स्ट्रेस। ठीक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन था, अपर पोर्शन ऑफ ए हेक्सागोनल नॉट इज चेम्फर्ड एट, मतलब जो हेक्सागोनल नॉट होता है, जो हेक्सागोनल नॉट होता है, इसका अपर पोर्शन कितना डिग्री, मतलब कितना डिग्री में चेम्फर किया जाता है, 30 डिग्री में चेम्फर किया जाता है, 30 डिग्री एंगल में, तो ज्यादातर जगह में इसका राइट आंसर 45 दे सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, डिफरेंट थ्रेड्स हैव गॉट डिफरेंट डेप्थ, डिफरेंट स्क्रू थ्रेड का डिफरेंट अलग अलग डेप्थ होता है, कौन सा थ्रेड का सबसे ज्यादा डेप्थ होता है। अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मेरा भी डाउट है, सबका डाउट है, लेकिन आंसर इसका एग्जैक्ट हम जानते हैं और सब लोग भी जानते हैं। बीच होता है, डाउट होता है वार्म थ्रेड और बटरेस थ्रेड का बीच में। वार्म थ्रेड का डेप्थ कितना होता है 0.6866 इंटू पिच, और बटरेस थ्रेड का डेप्थ कितना होता है 0.75 इंटू पिच, तो इसमें से ज्यादा कौन सा है 0.75 इंटू पिच ना, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम में जो आंसर मानेगा वार्म थ्रेड को मानेगा। ठीक है, तो वार्म थ्रेड इज द राइट आंसर एग्जाम के लिए, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे बटरेस थ्रेड इज द राइट आंसर, बटरेस थ्रेड का डेप्थ सबसे ज्यादा होता है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में बताऊंगा आप लोगों को, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड फॉर एक्सेसिव स्पैटर इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग मतलब क्या, करंट का मदद से जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें स्पैटर ज्यादा होने का कारण क्या होता है, जो वेल्डिंग सरफेस होता है ना, जिसका मतलब दो प्लेट को जब हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो इसमें स्पैटर होने का कारण क्या है, बहुत ज्यादा स्पैटर होने का कारण, तो स्पैटर क्या होता है, एक अनवांटेड ग्लोब्यूल्स, मतलब बूंद बूंद आकार में ये सरफेस के ऊपर बैठ जाता है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड का एक पार्ट होता है, तो ज्यादा करंट देते हैं हम लोग, इसीलिए क्या ऊपर से उड़ उड़ के फ्लाई होने के बाद इधर वेल्डिंग सरफेस के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये अनवांटेड पार्ट्स, मतलब हम लोग चाहते नहीं है फिर भी ये हो जाता है एक्सेसिव करंट का वजह से, तो करंट जितना ज्यादा होगा स्पैटर उतना ही ज्यादा होगा। ओके, लॉजिक आप लोग को समझ में आना चाहिए। द यूज ऑफ पाइप रिमर इज, रिमर का काम आप लोग जानते हैं, रिमर पहले जानना चाहिए, रिमर बनता है HSS हाई स्पीड स्टील से, हाई स्पीड स्टील का डिटेल्स में बता दिया हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। रिमर बनता है हाई स्पीड स्टील से, और रिमर का काम क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी एक जॉब है सोच लो, तो इसमें अगर हम लोग होल बनाते हैं उसके बाद टैप देके थ्रेड करते हैं, और ऐसे ही अगर हम लोग ड्रिल से अगर कोई भी होल बनाया है तो होल में थोड़ा थोड़ा अनवांटेड चिप्स रह जाता है, जिसको बोलते हैं बार्स। चिप्स और बार्स सेम थिंग है, तो ये सरफेस टोटली फिनिश सरफेस नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस रहता है, तो सरफेस को टोटली फिनिश करने के लिए और एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिमर। ठीक है,
तो रीमार यूज करने के बाद ये टोटली एक्यूरेट साइज हो जाता है और इसका फिनिश भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो और एक क्वेश्चन आता है पिन रीमार से। तो पिन रीमार में कितना टेपर रहता है? 1:50 टेपर रहता है, हम लोग को याद रहना चाहिए पिन रीमार में। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी जॉब में अगर हम लोग मोड्स टेपर, जिसको बोलते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर, ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है, जैसे ड्रिल मशीन में होता है ना, ड्रिल मशीन में अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो फिक्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है, तो उसमें 3 डिग्री का आसपास एंगल रहता है। तो कोई भी जॉब के ऊपर अगर हम लोग मोड्स टेपर बनाना चाहेंगे तो कौन सा हम लोग को रीमार यूज करना चाहिए? सॉकेट है, सॉकेट रीमार विथ पैरेलल शैंक यूज करना चाहिए, ठीक है। और जनरली हैंड रीमार का क्या होता है? स्क्वायर पोर्शन होता है, मतलब जो रीमार का एंड पोर्शन होता है वो स्क्वायर होता है। क्यों होता है? टैप रेंज को, मतलब जो टैप रेंज होता है हम लोग टैप रेंज का मदद से इसको घुमाते हैं रीमार को, तो टैप रेंज को होल्ड करने के लिए स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, जैसे मैं आप लोग को बोल दिया कि टेक्निकल न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा, इसमें आप लोग को काटअप बनेगा। अगर आप लोग टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरा चैनल में ऑलरेडी 3 वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग मेरा चैनल में जा सकते हैं और वो 3 वीडियो देख सकते हैं। टेक्निकल न्यूमेरिकल सीरीज है, टोटल 3 वीडियो में 10 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया हूँ। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगर आप लोग वो 3 वीडियो देख पाएंगे तो आप लोगों का न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो न्यूमेरिकल है आज 1-2 में करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो बोला है कैलकुलेट द ड्रिल साइज फॉर 20 mm रीम्ड होल यूजिंग द फॉर्मूला अंडर साइज ऑफ होल 0.3 mm एंड ओवर साइज ऑफ ड्रिल इज 0.05 mm। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक जॉब है, सोच लो, तो थ्रेड काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक होल बनाना पड़ेगा, उसका बाद थ्रेड काटा, टैप का मदद से थ्रेड काटेंगे। तो ये जो होल होता है उसको बोलते हैं टैप ड्रिल साइज, ठीक है। तो वैसे सेम है, रीमार करने से पहले रीमार में क्या हो जाता है? अगर 20 mm को एग्जैक्ट होल बनाना तो रीमार चलाने के बाद वो 20 mm होगा। तो उससे पहले जो ड्रिल यूज करना चाहिए, तो ड्रिल का साइज क्या होना चाहिए? तो रीमार चलाने से पहले जो होल का साइज होना चाहिए, कितना सा होना चाहिए? तो ड्रिल साइज जो होना चाहिए, तो ड्रिल साइज कितना होगा? रीम्ड होल माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है, ओवर साइज। तो रीम्ड होल मतलब क्या? रिमिंग करने के बाद जो होगा, तो रिमिंग करने के बाद क्या होगा? 20 mm होगा। तो अंडर साइज क्या बोला है? अंडर साइज बोला है 0.3 और ओवर साइज ऑफ ड्रिल सेम रहता है हर टाइम, ठीक है, लेकिन अंडर साइज वेरी करता है रीमार का। तो इसका बाद 20 आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? 0.35, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज टू इट्स कोरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज ऑफ ए कंपोनेंट इज। मतलब बोला है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम साइज माइनस बोला है बेसिक साइज, तो क्या हो जाएगा? मैं पिछला क्लास में जो लिया था लिमिट फिट टॉलरेंस का क्लास लिया, तो उसमें बहुत ही अच्छा से आप लोगों को क्लियर कर दिया था। ये सब जो भी था कि मैक्सिमम साइज से अगर बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? मिनिमम साइज से अगर हम लोग बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मैक्सिमम साइज या अपर लिमिट से अगर हम लोग बेसिक साइज को माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा? अपर डिविएशन आ जाएगा, ठीक है, अपर डिविएशन आ जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट या मैक्सिमम साइज सेम है, ठीक है। और इधर लोअर लिमिट बोला है, अगर हम लोग बोल सकते मिनिमम साइज भी बोल सकते, मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोअर डिविएशन हो जाएगा, ठीक है, लोअर डिविएशन हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका बाद बोला था प्लास्टिक व्हिच फॉर्म्ड टू शेप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर विदाउट एनी केमिकल चेंज इज नोन एज। मतलब कौन सा एक प्लास्टिक है जिसको अगर हम लोग प्रेशर और हीट देंगे विदाउट केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज छोड़ के अगर हम लोग हीट और प्रेशर देंगे तब उसका साइज में परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो कौन सा प्लास्टिक होता है? वो होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बोलता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, इधर थर्मोसेटिंग हम लिख रहे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको हम लोग इजीली हीट देके नरम कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हीट देंगे तो फिर भी ये नरम नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग रीसाइज कर सकते हैं, मतलब हीट और प्रेशर देके फिर से साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज जो भी बन गया है उससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, इसको फिर से यूज नहीं कर सकते। मतलब ये
परिवेश के लिए ज्यादा हानिकारक है। और ये अगर हम लोग ये सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सॉल्यूबल हो मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्यूबल हो जाता है, मिस जाता है, लेकिन ये इनसॉल्यूबल होता है मतलब मिसता नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, इसको हम लोग वेस्ट का हिसाब से हम लोग मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग वेस्ट के हिसाब से मान नहीं सकते, मतलब ये परिवेश के लिए ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, दोनों पॉइंट की। ये जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसका शेप जो भी शेप में बन गया है उसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल साइज ऑफ रॉड फॉर M6 थ्रेडिंग। कोई भी एक रॉड है, रॉड मतलब क्या है, सोच लो एक शाफ्ट है, तो इसमें अगर हम लोग को थ्रेड काटना है तो इसमें क्या बोला, M6 थ्रेडिंग करने के लिए हम लोग को मोस्ट सुटेबल साइज क्या होना चाहिए, तो ब्लैंक साइज क्या होगा, ब्लैंक साइज होगा जो इधर बोला है M6 मेजर डाया माइनस पिच बटा 10। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी 0.1 इंटू पिच भी देता है, तो इसका मतलब सेम हो जाता। तो जब भी कोई भी एक्सटर्नल थ्रेड काटना पड़ता तो ब्लैंक साइज हम लोग को निकालना पड़ता। ठीक है, तो ब्लैंक साइज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं मेजर डाया माइनस पिच बटा 10। ठीक है, तो आप लोग को पिच याद रहना चाहिए, पिच पिछला बार नहीं बताया था। तो M6 के लिए जो पिच होता है 1 होता है। ठीक है, M8 के लिए क्या होता है 1.25 होता है, M10 के लिए होता है 1.5 होता है, M12 के लिए होता है 1.75 होता है। ठीक है, M14 और 16 के लिए होता है 2 होता है, तो M6 के लिए 1 होता है। तो मेजर डाया क्या बोला है, मेजर डाया 6 बोला है, तो पिच क्या बोला है 1 बटा तो 6 माइनस 0.1 तो क्या हो जाएगा 5.9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी एक्सटर्नल थ्रेड कटने के लिए बोलेगा तब, या रॉड का ऊपर या शाफ्ट का ऊपर थ्रेड कटने के लिए बोलेगा तब ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोले फॉर कटिंग ब्रास, ब्रास को कटने के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा कटने के लिए उसका बैक रेक एंगल कितना होना चाहिए, बैक बोलो या टॉप बोलो जो भी बोलो साइड बोलो, तो उसका रेक एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, इन ऑर्थोगोनल कटिंग द एंगल एट व्हिच द कटिंग फेस इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द कट इज। मतलब पहले जानना चाहिए ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है। सोच लो एक जॉब है लेथ में, ठीक है, तो ये जो टूल होता है ये होता है ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये होता है ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में 2 फोर्स काम करता है और एक 3। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है, ये जो टूल रहता है और डायरेक्शन ऑफ कट मतलब इधर काट रहा है, इसका सब टोटली 90 डिग्री में रहता है, आप देख सकते हैं टोटली 90 डिग्री में रहता है। ठीक है, और ये टोटली एक फ्लैट सरफेस बनाता है। और ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, ये जो डायरेक्शन ऑफ काट है, डायरेक्शन ऑफ काट में क्या होता है, इसका जो एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल का जो एंगल रहता है लेस देन 90 डिग्री होता है, और इधर ये जो सरफेस बनता है चैम्फर्ड सरफेस बनता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इधर जो बोला है ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल का साथ, टूल जो काट रहा है तो उसका साथ कितना डिग्री एंगल में रहता है, 90 डिग्री एंगल में रहता है ऑर्थोगोनल कटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज्ड इन। सिंगल पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट रहता है, आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से काट रहा है, तो ये जो कटिंग टूल है ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है मिलिंग वर्क या ब्रोचिंग वर्क या रिमिंग वर्क या लेद वर्क। तो लेद मशीन में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी ये बोला है वो सब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, द यूजुअल मेटल फॉर सोल्डरिंग इज। सोल्डरिंग करने के लिए जनरली कौन सा मेटल हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लीड एंड टीन। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा कौन सा रहता है, जो कॉमन सोल्डर होता है, कॉमन सोल्डर में क्या होता है 37% लीड रहता है और 63% रहता है टीन। ठीक है, आप लोग को याद रहना चाहिए मीडियम सोल्डर में क्या होता है 50-50% होता है। ओके, और प्लम्बर सोल्डर जो होता है, प्लम्बर सोल्डर में इतना होता है, ये होता है 70 और ये होता है 30।
तो तीनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, इधर तीनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग लेटर्स एंड नंबर्स ऑन मेटल शीट इज नोन एज, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मेटल शीट का ऊपर नंबर और लेटर प्रिंटिंग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलता है स्टैंपिंग प्रोसेस। ठीक है, कोई भी एक मेटल शीट है उसका ऊपर अगर कोई भी नंबर और लेटर को लिखना है तो उस प्रोसेस को स्टैंपिंग प्रोसेस बोलता है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरा अनकॉमन है तो उस बार। इसका बाद बोल रहा था इजी क्वेश्चन भी आया था, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पहले मैं बता दिया, इजी क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जनरल पर्पस के लिए बेंच बाइस का हाइट कितना रखा जाता है, 106 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, मतलब क्या, अप्रोक्स 1 मीटर का आसपास रखा जाता है, और हम लोग बोल सकते हैं हम लोग एल्बो हाइट तक होता है। ठीक है, एल्बो हाइट तक। बोला था लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर 500 ग्राम हैमर शुड बी काउंट, जो 500 ग्राम हैमर के लिए लेंथ, जो जिसका वेट है 500 ग्राम एक हैमर का, तो उसका लेंथ ऑफ हैंडल क्या होना चाहिए, हैंडल का लेंथ होना चाहिए 325 क्या होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को याद रहना चाहिए 325 मिलीमीटर होना चाहिए। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, 1 पाउंड इज इक्वल टू डैश ग्राम, एक पाउंड इक्वल टू कितना ग्राम होता है। तो यूनिट एंड कन्वर्शन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख के जाना। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना माइल होता है, 1 माइल इक्वल टू कितना किलोमीटर, 1 गैलन इक्वल टू कितना लीटर होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पिछला बार भी आया है, इस बार आ सकता है। तो इसका राइट आंसर जो 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम होता है, 453.6 ग्राम होता है। ठीक है, इसका बाद जो यूनिट पूछेगा, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला होता है। मोल यूनिट होता है, मोल किसका यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। केल्विन किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। और एम्पेयर किसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। वोल्टेज किसका यूनिट होता है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का यूनिट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। ओके, इसका बहुत बोला है कि मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm होता है। अगर भान्या मेट्रिक माइक्रोमीटर बोल देता तब हो जाता 0.001 mm हो जाता। ठीक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। वो अगर पीच पूछ लेता कि मेट्रिक माइक्रोमीटर का पीच कितना होता है तो 0.5 mm होता है। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 19.26। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का 2.7 होता है। तो ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी है वो सब देख के जाना है। और इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग, इज यूज्ड फॉर बियरिंग बूश, मतलब जो बियरिंग बूश होता है ना, तो बियरिंग बूश में मतलब क्या, बियरिंग क्या, हाफ राउंड जो राउंड होता है, तो बियरिंग बूश में हम लोग कौन सा स्क्रैपर यूज करते हैं, फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या राउंड स्क्रैपर। हम लोग यूज करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर। ठीक है, हम लोग को यूज याद रहना चाहिए कि हाफ राउंड स्क्रैपर हम लोग यूज करते हैं। और आता है कि बोथ साइड्स ऑफ फ्लैट वास्टर्ड फाइल है, जो फ्लैट वास्टर्ड फाइल होता है उसका बोथ साइड में कौन सा काट टीथ रहता है, सिंगल कट या डबल कट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल कट। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव मेटल बाय, स्नैगिंग एक प्रोसेस होता है मेटल रिमूव करने का, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, फाइलिंग, चिपिंग, हैक्सिंग या ग्राइंडिंग, तो ये होता है ग्राइंडिंग का एक प्रोसेस, हैंड ग्राइंडिंग जो होता है उसको स्नैगिंग बोल सकता है। इसका बाद 36 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ टर्म यूज्ड इन फोर्जिंग इन व्हिच द थिकनेस ऑफ द जॉब इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इन लेंथ, मतलब फोर्जिंग का एक ऑपरेशन होता है जिसमें क्या होता है, सोच लो इतना एक जॉब का लेंथ है, इतना एक जॉब का लेंथ है और इतना थिकनेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेंथ घट जाता है और थिकनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन को क्या बोलता है, इस ऑपरेशन को बोलता है अपसेटिंग ऑपरेशन, अपसेटिंग। ठीक है, और इसका ऑपोजिट ऑपरेशन को क्या बोलता है, सोच लो पहले ऐसा था तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा और थिकनेस कम हो जाएगा, इसको क्या बोलता है, ड्राइंग आउट बोलता है। ठीक है, तो ऑफसेटिंग का जो 3 प्रोसेस होता है, एक होता है एंड ऑफसेटिंग, सेंटर ऑफसेटिंग एंड फुल ऑफसेटिंग, जिसको बोलते हैं जंपिंग। तो ऑप्शन में जंपिंग है, जंपिंग इज द राइट आंसर। ओके, तो एंड ऑफसेटिंग मतलब क्या है, ये जो सोच लो पहले पीस था, कोई भी स्टॉक ऑफ पीस था, तो इसका अगर एंड को थोड़ा सा, अगर मतलब सिर्फ एंड को अगर हम लोग ऑफसेटिंग करना चाहेंगे, मतलब एंड को, एंड का हाइट थोड़ा सा कम करेंगे और थिकनेस को थोड़ा बड़ा करेंगे, तो वो जो एंड में जो करता है ऑफसेटिंग उसको बोलते हैं एंड ऑफसेटिंग। बीच में करेंगे तो होता है सेंटर ऑफसेटिंग, और जो फुल ऑफसेटिंग अगर हम लोग कर देंगे, ए ऑफसेटिंग को बोलता है जंपिंग। ठीक है,
इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज, मतलब कोई भी एक सीट है, सीट मेटल का थिकनेस को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं गेज, ठीक है, वायर गेज जिसको बोलते हैं, जिसका रेंज होता है 0 to 36, ठीक है। तो टोटल 37 नंबर में अवेलेबल होता है। तो जीरो में सबसे ज्यादा साइज होता है, जीरो से जितना आगे बढ़ेगा 1 2 का होता रहेगा, साइज धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकिंग एंड फुलरिंग आर द ऑपरेशन डन टू मेक रिवेटेड जॉइंट, मतलब जो चॉकिंग एंड फुलरिंग होता है रिवेटिंग ऑपरेशन में, मतलब रिवेटिंग जो जॉइंट होता है उसमें चॉकिंग एंड फुलरिंग करते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं, रास्ट प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, या फ्लेक्सिबल या स्ट्रॉन्ग या लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए। तो लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम लोग करते हैं चॉकिंग एंड फुलरिंग। थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच लो इस टाइप का है, तो इधर रिवेट है, ठीक है, इधर रिवेट है, तो इधर जो दोनों प्लेट है, प्लेट का बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, तो गैप को हम लोग बंद करने के लिए क्या करते हैं, एक टूल रहता है, तो इसका थिकनेस का बराबर एक टूल रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुलरिंग टूल, ठीक है। तो ये जो प्लेट है, प्लेट का थिकनेस का बराबर जो टूल रहता है उसको बोलते हैं फुलरिंग टूल। तो फुलरिंग टूल कितना डिग्री एंगल में रहता है, 80 डिग्री एंगल में रहता है। और फुलरिंग टूल कौन सा टाइट जॉइंट देता है, फ्लूइड टाइट जॉइंट देता है, फ्लूइड टाइट जॉइंट देता है, ओके। और एक जो टूल होता है, सेम ड्राइंग में इधर बना रहा हूं, ऐसे अगर एक दो प्लेट है, सोच लिए दो प्लेट है और एक रिवेट है, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा टूल रहता है, तो सोचो ये जो रिवेट हेड है और इसका बीच में गैप रह सकता है, तो इसका गैप को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक टूल यूज करते हैं। इधर भी एक छोटा सा टूल यूज कर सकते हैं। ये जो टूल होता है इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्लेट और प्लेट का बीच में भी हम लोग ये दोनों प्लेट को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं टूल का मदद से। और ये जो हेड है, हेड ऑफ द रिवेट और प्लेट का बीच में भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों प्लेट को भी हम लोग मतलब लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं, और हेड और प्लेट के बीच में भी लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं। ये जो टूल है इसको बोलता है चॉकिंग टूल, ठीक है, चॉकिंग टूल बोलते हैं, जिसका एंगल होता है 80 डिग्री। ओके, आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ज्यादा हो सके उतना ही मैं एक्सप्लेन आप लोग को कर रहा हूं। हो सके अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक हो जाए तो पहले से ही माफी मांग लेता हूं, ओके। 40 नंबर का क्वेश्चन, द जनरल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट। तो कूलेंट के लिए हम लोग जो सोल्यूबल ऑयल और वाटर मिक्स करते हैं उसका रेशियो होता है 1:20। सोल्यूबल ऑयल रहता है 1 और वाटर रहता है 20, ठीक है, हम लोग को याद रहना चाहिए। तो सोल्यूबल ऑयल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, माइल्ड स्टील को जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं ना, काटिंग ऑपरेशन करते हैं, तब सोल्यूबल ऑयल यूज करते हैं। जब हम लोग कोई भी एल्यूमिनियम को काटते हैं तो एल्यूमिनियम काटते टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल यूज करते हैं। जब हम लोग कास्ट आयरन काटते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन मैशिंग करने का टाइम हम लोग ड्राई एयर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल 40 क्वेश्चन जो मैं आज का डिस्कस कर दिया हूं। इसका बाद में बताऊंगा नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आप लोग को लिख के दूंगा, आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, जितना ज्यादा हो सके ये सब चैप्टर से लास्ट मिनट में आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, जस्ट 1-2 दिन का टाइम है, तो उसका बीच में अगर हो सके तो आप लोग ये सब चैप्टर से क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, जियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन जैसे 1 + 1 + 2 बटा 1 + 1 - ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। साठ मतलब क्या है, x⁻⁻1 + x⁻−2, ऐसे करके जो भी आएगा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है। और बोर्ड्स एंड ट्रिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रीजनिंग में बहुत ही आसान रीजनिंग पूछा जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा, ओके। उसका बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आएगा, रैंक से क्वेश्चन आएगा, मतलब राम इज टॉलर देन सैम, तो राम इज टॉलर देन सैम मतलब सैम नीचे होगा, एंड सैम इज टॉलर देन जदू, तो जदू क्या होगा, उसका ऊपर आएगा। तो ये जो होता है रैंक सिस्टम, ये भी देख के जाना। तो अगर हो सके जितना भी टाइम, अभी भी बहुत टाइम है, थ्योरी जितना देख लिया वही काफी है, और हो सके मैं 2-3 क्लास ले लूंगा, वो सिर्फ देख लेना, और बाकी आप लोग नॉन टेक्निकल पढ़ के जाना, क्योंकि नॉन टेक्निकल में आप लोग का मेरिट बनेगा, ठीक है। और टेक्निकल न्यूमेरिकल का सीरीज भी आप लोग देख लेना। तो ये था आज का टोटल क्लास। तो बोर्ड में मैं सॉल्व करा रहा हूँ लिख लिख के,
अगर डिस्कस करते टाइम कुछ भी मिस्टेक हो गया तो माफी मांग लेता हूँ। अगर डिस्कशन और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आप लोगों को बता दिया हूँ क्या क्या पढ़ना है, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।